What's up guys? I hope you are doing well. आइए वीर, वेलकम टू स्टडी लवर आर्मी। तो कैसे हो मेरे दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। बड़ी ही प्यारी बात बोली गया यार यहाँ पर, सुनने में थोड़ी और लग सकती है आप लोगों को। अगर कोई आप लोगों को बोले कि अपने गिरेवान में झांक कर दे तो आप लोगों को लगेगा यार पता नहीं क्या बोल दिया, मतलब एक तरीके से बेइज्जती कर दिया यार इसने तो। पर लेकिन रियलिटी में मुझे ये लगता है, अगर मेरा पर्सनल मैं अपना व्यू दूं यहाँ पर थोड़ा सा, कि इंसान को हर दिन अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। क्योंकि इंसान जो है ना, नॉर्मली अगर देखा जाए तो एक ऐसा पुतला है कि वो किधर को भी फिसल जाता है। अगर वो अपने आप को चेक नहीं करेगा तो वो अपने आप को बैलेंस ही नहीं रख पाएगा, और अगर बैलेंस ही नहीं रख पाएगा तो जिंदगी में कभी कुछ अचीव नहीं कर पाएगा। आप लोग अगर किसी को देख लेते हैं कि उस इंसान ने लाइफ में कुछ अच्छा अचीव कर रखा है तो आप लोगों को लगता है यार काश मैं भी इसी तरीके अचीव कर पाता। पर लेकिन ये नहीं पता कि उस इंसान ने कितनी मेहनत की है पीछे। और दूसरी साइड में आप लोग को दिख जाए बिल्कुल गरीब सा वैसा इंसान जो कि रोटी भी मांग मांग कर खा रहा है, तो आप लोगों को फिर ये लगने लगता है कि यार इससे अच्छी तो हमारी जिंदगी चल रही है, चलो कुछ तो सही है। तो आप लोग अपने आप को कंफर्टेबल फील करने लगते हैं। पर लेकिन रियल जिंदगी क्या है, जब आप लोग अपना कोई गोल डिसाइड करें तो उसमें आप लोग ना तो ये देखें कि कोई जिंदगी में अपनी क्या कर रहा है, ना ये देखें कोई कहां पड़ा हुआ है। आप लोग ये देखें कि आप लोग अपनी जिंदगी में कितना इंप्रूवमेंट कर रहे हैं। तो अपने गिरेबान में झांकने का अगर बेसिक मतलब बोला जाए तो वो ये होगा कि डेली आप लोगों का जो पास्ट गया है, जो आप लोगों का जो दिन गया है, उससे बेटर आप लोग अपना आने वाला दिन बनाए अपने गिरेबान में झांक कि हाँ अपना पुराने दिन आप लोगों ने किस तरीके से एंजॉय किया है, कहां कहां पर आप लोगों ने अपना टाइम वेस्ट किया और कहां पर इन्वेस्ट किया है। ये सारी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। इंसान देखिए एक तो देता है कि कैलेंडर में डेट चेंज हो रही है, एक इंसान वो है कि रियलिटी में उस दिन को जी रहा है, उसको पता है कि उस घंटे में उसने उस तरीके से वो वाला काम किया है। और एक है कि बस हाँ काम हो गया जैसे तैसे, पर पता नहीं कैसे हो गया। दोनों में मजा नहीं आने वाला है कुछ। मतलब दो इंसान अगर आप लोग ले ले और उनको कोई काम करने के लिए दे, एक है कि एक घंटे पूरा जी जान लगाकर उस काम को कर रहे हैं, एक है दूसरे ने भी एक घंटा लिया पर लेकिन उस काम को बिल्कुल लीपापोती कर दी। तो किसमें मजा आने वाला है? वो जो जी जान लगाकर काम कर रहा है उसको एक सेटिस्फेक्शन रहेगा कि हाँ यार बैठकर पढ़ाई की, एक घंटा पढ़ाई की रियलिटी में, और दूसरे वाला किताब खोले बैठा है बस, तो उसने रियलिटी में थोड़ी पढ़ाई की, एक घंटा एक तरीके से बर्बाद किया देखा जाए तो ये सारी चीजें आप लोगों को बताती है कि आप लोग रियलिटी में किस डायरेक्शन में चल रहे हैं। इसीलिए बोला जाता है कि इंसान को हमेशा मतलब एक तो रहता है कि वास्तव में जाग रहा है, एक है कि अलर्ट है रियलिटी में, एक है कि बस हाँ जाग रहा है। ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है। इसको वो इंसान फील कर सकता है जिसने ये चीजें रियलिटी में लाइफ में इंप्लीमेंट की हो। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि हर एक घंटे में कम से कम आप लोगों को 10 गहरी सांसें लेनी चाहिए। वो आप लोगों को अंदर से एक्टिवेट करती है, अलर्ट करती है। अगर आप लोगों को जवाई आ रही है तो मुंह पर हाथ मत रखिए अगर आप लोग अकेले बैठे हैं, और मुंह फाड़ के जवाई लीजिए ताकि आप लोग के अंदर ऑक्सीजन जाए और अच्छे से आप लोग अपने दिमाग को एक्टिवेट कर सको। ठीक है, इसीलिए देखा जाता है कि बॉडी के अंदर जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो मुंह खुलता है बहुत बड़ा, वो ऑक्सीजन मांगता है, तो उस पर हाथ अड़ा लेते हैं हम लोग एटिकेट्स दिखाने के चक्कर में। पर लेकिन वो पब्लिक में होना चाहिए। नॉर्मली अकेले बैठे हो तो खूब मुंह फाड़ के अपना ऑक्सीजन अंदर लो और बल्कि गहरी गहरी सांस लो 8-10। ठीक है, फिर देखना आप लोगों की जो बॉडी है वो भी एक्टिवेट हो जाएगी। तो यार यही चीजें, अगर कोई बोलता है गिरेबान में झांक तो बोलो कि हाँ भाई साहब जरूर झांकेंगे, आपने बोला तो आज जरूर झांकेंगे जाके। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी, आई होप कि आप लोगों को जरूर इनसे कुछ ना कुछ फायदा हुआ होगा। आइए अब आगे चलते हैं। यार ये एक छोटी सी वीडियो बनाई थी कल यहाँ पर, ये आप लोगों में से एक फैमिली मेंबर के द्वारा मुझे शेयर किया गया था। ये एक न्यूज़पेपर की कटिंग थी, इसके ऊपर मैंने कुछ बातें बताई हैं। अगर आप लोगों को लगता है ये रियलिटी में जो कि फायदेमंद है तो इसको इंप्लीमेंट जरूर करना। ये ऐसी नहीं कि हाइपोथेटिकल बातें, प्रैक्टिकल बातें। ये एक डॉक्टर से भी मैंने कुछ बातें इसमें से कंसल्ट की थी, तो उसने बताया कि हाँ यार ये काफी हद तक फायदा पहुंचाती हैं ये चीजें। ठीक है, तो देखना जरूर इसको, और खासकर कोविड-19 के चलते काफी ज्यादा जरूरी भी हो गई हैं ऐसी चीजें। तो ये ऐसी चीजें हैं जो दूसरे परिवार वालों को भी जरूर बताना इनके बारे में। ठीक है, डेली 2 वीडियो आती हैं, एक में पीआईबी ऑल इंडिया रेडियो अलग अलग न्यूज़पेपर के आर्टिकल शानदार वीडियो होती है, और दूसरी में पूरा न्यूज़पेपर एक कवर करते हैं द हिंदू। तो पूरा करंट अफेयर आप लोगों की मुट्ठी में होगा अगर ये वीडियो आप लोग रेगुलर फॉलो करके चल रहे हैं तो आइए नजर डालते हैं आज के क्विज के ऊपर। टकटकी लगाकर आप लोगों को देखने हैं, तो आइए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। एक एक कर क्वेश्चन देखिए, इसके बाद में फिर आप लोगों को आंसर बताऊंगा। वीडियो के अंदर काफी प्यारा काफी कुछ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात की जा रही है वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे के बारे में। 23 अप्रैल को ये सेलिब्रेट किया जाता है। थीम क्या है आप लोगों को यहाँ पर ये बतानी है। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है एक मिनिस्ट्री के बारे में। इस मिनिस्ट्री का नाम आप लोगों को बताना है जिसके द्वारा हाइड्रोजन राउंड टेबल टाइटल, जिसका नाम रखा गया है हाइड्रोजन इकोनॉमी द इंडियन डायलॉग 2021, यानी कि हाइड्रोजन को कैसे यूज करना है उसके उस पर फोकस किया जा रहा है। तो कौन सी मिनिस्ट्री है यहाँ पर? नेक्स्ट यहाँ पर बात करनी है कि किसके द्वारा अभी डिसाइड किया गया कि बेसिकली एनएसयू की फुल फॉर्म आप लोगों को बतानी है। ये एक मैंडेटरी कर दिया गया है। अगर रोड हम लोग को देखना है कि रोड की कंडीशन कैसी है हमारी कंट्री में, तो उसको चेक करने के लिए काफी मैंडेटरी एक इंपॉर्टेंट चीज अभी देखने को मिली कि रोड चेक करने के लिए जरूरी है। तो ये सिस्टम क्या है इसके बारे में बात करूंगा आप लोगों से।
कौन से राज्य की गवर्नमेंट के द्वारा अभी यहाँ पर लिंगराज टेम्पल के बारे में बात की जा रही है, उसमें अभी उसको बंद कर दिया गया क्योंकि उसके 4 जो पुजारी थे जिनको सेवायात बोला जाता था वो नोवल कोरोना वायरस यानी कि कोविड-19 से ग्रसित पाए गए, जिसके चलते प्रॉब्लम अभी देखने को मिली। ठीक है, नेक्स्ट बात की जा रही है यहाँ पर आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट, ऐसा आप लोगों से नॉर्मली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है हिस्ट्री के अंदर भी। ठीक है, यहां पर बात की जा रही है हरिहरा। तो हरिहरा जो यहां पर इसके अंदर जो डायटी देखने को मिलती है, तो हरी का मतलब क्या है और हरा का मतलब क्या है, ये आप लोगों को मैच करना है। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है एक कंट्री का नाम आप लोगों को बताना है जिसने बिटकॉइन का नाम आप लोगों ने सुना होगा, तो बिटकॉइन के नाम की ब्रिटकॉइन करेंसी इनके द्वारा यहां पर लॉन्च करने की बात की जा रही है अभी यहां पर, जो कि एक सेंट्रल बैंक जो डिजिटल करेंसी यहां पर लॉन्च करने जा रहा है। तो कौन सी कंट्री है यहां पर ये। नेक्स्ट बात की जा रही है ARIES, एरीज। तो एरीज यहां पर जोडियक के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, एरीज है यहां पर एक इंस्टीट्यूट का नाम, तो इस इंस्टीट्यूट का नाम आप लोगों को बताना है। ये जो इंस्टीट्यूट है यहां पर आदित्य L1 जो कि हमारा सूर्य के लिए मिशन है। ठीक है, पर्यायवाची है आदित्य सूरज का। ठीक है, तो L1 जो है यहां पर ये इसके लिए बेसिकली यहां पर ये आदित्य L1 मिशन है, 2022 में बेसिकली मिशन छोड़ा जाना है। तो इसको बेसिकली जो इसको टैकल किया जाएगा पूरे मिशन को यहां पर, तो ये सपोर्ट सेंटर रहेगा ये एरीज। तो एरीज की फुल फॉर्म आप लोग को बतानी है। ये एक इंस्टीट्यूट है जो कि यहां पर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में आता है। आप लोगों को ये बताना है कहां पर ये लोकेटेड है, यानी किस राज्य में किस सिटी में लोकेटेड है। नेक्स्ट बात की जा रही है सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में। तो सल्फर डाइऑक्साइड जो एमिशन है, अभी एक वोल्केनो इरप्शन हुआ कैरेबियन वाले एरिया में, तो ये पर्टिकुलर एरिया भी मैप में हम लोग देखेंगे। इस वोल्केनो का नाम आप लोगों को बताना है। सल्फर डाइऑक्साइड का जो एमिशन है ये माना जा रहा है कि इंडिया तक पहुंच रहा है, इतना खतरनाक लेवल का यहां पर ये इरप्शन देखने को मिला। तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे, कुछ और इंटरेस्टिंग बातें जानेंगे बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में। तो काफी इंटरेस्टिंग और काफी प्यारा ये डिस्कशन रहने वाला है। तो आइए डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले आप लोगों के सामने इंपॉर्टेंट डे जो है ये किताबों के बारे में बात कर रहे हैं, तो बुक्स एंड कॉपीराइट। तो जो बुक है वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे, बेसिकली वर्ल्ड बुक डे या फिर इंटरनेशनल डे ऑफ बुक्स के नाम से भी इसको जानते हैं। ये बेसिकली काफी इंपॉर्टेंट डे होता है। आज के दिन में किताबें अगर आप लोगों ने अपना दोस्त बना ली ना, तो जिंदगी में किसी और की जरूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को। देखिए, अगर किताबों के साथ टाइम बिताना पसंद हो गया ना एक बार आप लोगों को जिंदगी में, तो जिंदगी आप लोगों को काफी इंटरेस्टिंग लगने लगेगी। ये एक तरीके से आप लोग मतलब बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूं, ये रियलिटी में आप लोगों को बोल रहा हूं। कोशिश करो दिन में 1 घंटा निकालकर कम से कम या फिर आधा घंटा तो मिनिमम अपने आप को कुछ ऐसी चीजें पढ़ने के लिए दो जिससे कि आप लोगों के माइंड में अच्छा कंटेंट पहुंचे, आप लोगों का माइंड मोटिवेट रहे, आप लोगों का कुछ अच्छा काम करने का मन करे। यानी कि अपने आप को कुछ ना कुछ ऐसा फोल्डर आप लोगों को देना है, डेली कम से कम आधे घंटे दो, तो कुछ ना कुछ जरूर पढ़िए अपने सिलेबस और इन चीजों से थोड़ा दूर हटके। ठीक है, जो कि आप लोगों को मोटिवेट भी करे और कुछ ज्ञानवर्धक चीजें भी दे। बहुत सारी किताबें हैं जैसे मैंने आप लोग कई बार बताई है, आप लोग पढ़ सकते हैं, जैसे कि हाउ टू विन हो गया, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड हो गया, थिंक एंड ग्रो रिच हो गया। ये बहुत सारी किताबें अच्छी अच्छी बुक्स हैं। या फिर 80/20 पढ़ सकते हो आप लोग, रिचर्ड साहब की है ये। तो कई सारी ऐसी किताबें हैं जो आप लोग अच्छे से पढ़ सकते हो। इलोन मस्क की आप लोग पढ़ लीजिए, या फिर ऑटोबायोग्राफी जो ऑटोबायोग्राफी नहीं बेसिकली बायोग्राफी है, क्योंकि वो यहाँ पर इसके एक दोस्त के द्वारा लिखी गई इनके। ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी किताबें हैं। तो यहां पर अगर बात करें तो वर्ल्ड बुक्स डे या फिर इंटरनेशनल डे ऑफ बुक्स ये सेलिब्रेट किया था 23 अप्रैल को, यानी कि आज के दिन, प्रमोट करने के लिए कि जो भी रीडिंग या फिर पब्लिशिंग या फिर कॉपीराइट जो भी होती है, मतलब किसी ने कोई किताब लिखी तो उसका कॉपीराइट कंटेंट हो गया। ठीक है, तो ये ऑर्गेनाइज कराया जाता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन एंड कल्चर एंड जो बेसिकली साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन को यूनेस्को आप लोग बोलते हैं। और थीम बड़ी प्यारी है, शेयर ए स्टोरी, यानी कि जो स्टोरी है वो शेयर करिए, यानी कि चीजों को जो आप लोगों ने किया है लाइफ में अचीवमेंट है उनको शेयर कीजिए, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, थीम जरूर याद रखिएगा। थीम डायरेक्ट क्वेश्चन की फॉर्म में पूछ ली जाती है एग्जाम में भी आप लोगों से। शॉर्ट न्यूज के ऊपर नजर डालते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है। यहां पर सबसे पहली जो न्यूज आप लोगों के सामने से बात की जा रही है, स्काईमेट वेदर। ये एक प्राइवेट वेदर फोरकास्ट कंपनी है। मतलब क्या है, यानी कि मौसम की जानकारी आप लोगों को देती है कि मौसम कैसा रहने वाला है, मॉनसून कैसा रहने वाला है हमारी कंट्री में। तो जो मॉनसून रहने वाला है इसके द्वारा बताया गया कि अब की बार जो है नॉर्मल या फिर नॉर्मल से थोड़ा सा अच्छा मॉनसून आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। इनके द्वारा जो ये एवरेज निकाला जाता है, लॉन्ग पीरियड एवरेज इसको बोलते हैं, तो उसके बेस पर इनके द्वारा बताया जाता है कैसी बारिश रहने वाली है। जैसे आप लोग एग्जाम देते हैं, कई सारे टेस्ट वगैरह आप लोग देते हैं, तो टेस्ट में जैसे मार्क्स आते हैं उसके बेस पर आप लोगों को लगता है अच्छा ऐसी प्रिपरेशन चल रही है और ऐसी चीजें हैं। तो उसी तरीके से यहां पर इनके बारे में बात की जा रही है। तो यहां पर 103 यानी कि 103% ऑफ लॉन्ग पीरियड एवरेज की बात की जा रही है। जो एलपीए है ये रेफर किया जाता है एवरेज ऑल इंडिया मानसून जो देखने को मिलता है। तो 50 साल का अगर 88 सेंटीमीटर देखने को मिले, देखिए होता क्या है,
एक ऐसा कोई बर्तन रख देते हैं और उसमें यहाँ पर ऐसे सेंटीमीटर के इसमें बेसिकली यहाँ पर मार्क्स रहते हैं, ठीक है। तो उसको देखा जाता है कि कितनी बारिश हो रही है, ठीक है। यानी कि बारिश जो हो रही है, अगर उसमें पानी यहाँ पर बढ़ गया 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, तो उसके बेस पर ये लगाया जाता है कि कितनी बारिश हो रही है, ठीक है। तो ये बोला जा रहा है कि हेल्दी और नॉर्मल बारिश हमारी कंट्री में अब की बार होने वाली है। 2019, 2020 और 2021 तीसरी बार बैक टू बैक इस तरीके से नॉर्मल बारिश देखने को मिल रही है। तो काफी लंबे समय बाद इस तरीके का मौसम आप लोगों को देखने को मिलेगा, यानी कि रेयर, ये एक तरीका फिनोमिनन आप लोग बोल सकते हैं कि लगातार बैक टू बैक नॉर्मल मॉनसून है। वरना एक बार ज्यादा हो जाती है, एक बार कम रहती है, काफी ज्यादा ऐसी कंडीशन देखने को मिलती थी। पर लेकिन अभी जो है रेनफॉल यहां पर आप लोगों को नजर आएगी कि नॉर्मल रेनफॉल या फिर अबव नॉर्मल आप लोग बोल सकते हैं, जो कि रेनफॉल है 5% अबव नॉर्मल, यानी कि 105% के करीब देखने को मिलेगा। तो आप लोगों को यहां पर बारिश का जो सीजन है यहाँ पर ये अच्छा रहने वाला है। और जो अच्छा बारिश का सीजन रहता है तो फायदा क्या होता है, हमारी खेती बाड़ी अच्छी होती है, जिससे हमारे जो किसान भाई बहन उनको फायदा होता है। तो इनडायरेक्ट वे में बोला जाए तो देश को फायदा होता है। तो ये है इसका मतलब, अगर वेदर फोरकास्ट अच्छी होती है तो, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है, यहां पर बात की जा रही है ज्ञानपी, ठीक है, ज्ञानवापी, ठीक है। तो ये बेसिकली ज्ञानवापी जो एक मॉस्क है वाराणसी के अंदर, एक मस्जिद है यहां पर ये, तो उसके बारे में बात की जा रही है। तो यहां पर एक मैनेजिंग कमेटी है ज्ञानवापी को, और उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड है। ये दोनों जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट में पहुंच गए। अभी रिसेंटली एक लोअर कोर्ट का डिसीजन आया, जो कि एक फास्ट ट्रैक कोर्ट था, सिविल कोर्ट था, जिसमें आशुतोष तिवारी जो थे उनके द्वारा 8 अप्रैल को डायरेक्ट किया गया आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को कि जो ये मस्जिद यहां पर बनी हुई है उसको जाकर चेक करे, यानी कि जो ज्ञानवापी जो मस्जिद है यहां पर ये, उसको चेक करे क्या इसके ऊपर कभी कोई टेंपल था, यानी कि टेंपल को हटाकर तो नहीं यहां पर मस्जिद बनाई गई है। ये जो मस्जिद है यहां पर ये काशी विश्वनाथ टेंपल के बराबर में आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये एक रिलीजियस स्ट्रक्चर को किसी को हटाकर तो नहीं यहां पर ये मस्जिद बनाई गई है। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को इनके द्वारा डायरेक्ट किया गया कि फिजिकल सर्वे करो इस मॉस्क का और बताओ कि यहां पर पहले क्या था। तो उसके बारे में यहां पर ये कमेटी देखने को मिली। तो ये जो लोग हैं अभी यहां पर ये गए इलाहाबाद हाई कोर्ट में, और उनके द्वारा बोला गया कि जो सिविल कोर्ट के द्वारा ये डिसीजन दिया गया है ये सही नहीं है हमारी कंट्री में। इस तरीके से काफी सारी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है अगर हम लोग इस तरीके से मॉस्क वगैरह पुरानी चेक करेंगे और सारी कंडीशन देखने को मिलेगी। तो कहीं ना कहीं एक जो सौहार्दपूर्ण माहौल बना हुआ है सोसाइटी के बीच में उसको ठेस पहुंच सकती है। देखिए रिलीजन जो है ना हमारी कंट्री में वो काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रिलीजन जो है वो इतना शानदार तरीके से कनेक्ट है कि आप लोगों ने भी देखा होगा हर एक इंसान जो है अपने रिलीजन को कितने तगड़े तरीके से फॉलो करता है कि अगर जरा सी देर में किसी रिलीजन के बारे में कोई भी जरा सा कुछ बोल देता है तो तुरंत लड़ाई हो जाती है। इतने अच्छे से सब अपना रिलीजन फॉलो करते हैं। तो इसी के चलते कंडीशन देखने को मिलती है कि रिलीजन को नहीं छेड़ना चाहिए, ऐसा यहां पर बोला जा रहा है बेसिकली, ठीक है। तो इसी के बारे में यहां पर ये न्यूज है। और इसी के चलते अभी कई सारे इशू में, जैसे बाबरी मस्जिद वाला इशू था, अभी काफी लंबे समय से अटका रहा हमारी कंट्री में। अगर फिर से अगर ऐसे ही स्टार्ट किए जाएंगे तो बहुत सारी बाबरी वाले जैसे इशू हमारी कंट्री में खड़े हो जाएंगे। तो इसके चलते भी इसको रोकने की बात की जा रही है, ठीक है। तो ये एक मोटा मोटा आइडिया रखेगा। वैसे इसके बारे में आप लोगों को याद होगा एडिटोरियल वगैरह भी हम लोगों ने डिस्कस किए थे। एनर्जी फोरम के बारे में बात की जा रही है। एनर्जी फोरम एंड फेडरेशन ऑफ इंडियन जो पेट्रोलियम इंडस्ट्री है उनके द्वारा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम के अंडर में आते हैं, जो किसके अंडर में, धर्मेंद्र प्रधान के अंडर में। तो मिनिस्टर कौन है यहाँ पर, धर्मेंद्र प्रधान है। तो इनके द्वारा ऑर्गेनाइज कराया गया यहाँ पर यह है बेसिकली हाइड्रोजन राउंड टेबल। राउंड टेबल का मतलब क्या होता है, जब एक गोल मेज सम्मेलन आप लोग बोल सकते हैं हिंदी में, जब एक ऐसी मेज पर बैठकर बात करते हैं, इसमें यह रहता है कि सब इक्वल हैं, ठीक है। नॉर्मली अगर ऐसी टेबल होगी अगर घर में तो आप लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है, यहाँ पर पापा बैठ गए, यहाँ पर मम्मी बैठ गई, यहाँ पर घर वाले बैठ गए, तो ये माना जाता है कि हेड ऑफ द फैमिली हो गए दो, ठीक है। पर लेकिन अगर गोल मेज पर बैठ जाए तो इसका मतलब है कि सब इक्वल हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई हेड है या फिर कोई ऐसा है। तो नॉर्मली राउंड टेबल में इक्वलिटी दिखाने की कोशिश की जाती है। तो हाइड्रोजन जो बेसिकली इकोनॉमी है, द इंडियन डायलॉग 2021 इसका टाइटल दिया गया। तो हाइड्रोजन राउंड टेबल जो है अपने पहली ऐसी कॉन्फ्रेंस देखने को मिली जिसमें हाई लेवल जो मिनिस्ट्रियल सेशन यहां पर निकलकर सामने आए। पैनल के द्वारा डिस्कशन किया गया कैसे हम लोग को एक्सपर्ट जो है इंडस्ट्री के अंदर उनको साथ में लेकर आना है और डिफरेंट ज्योग्राफिकल जो रीजन है वर्ल्ड में फोकस देना है, कहां से क्या क्या रोड मैप तैयार कर सकते हैं ताकि हाइड्रोजन सप्लाई भी हमारी कंट्री में हो सके। हाइड्रोजन अगर हम लोग यूज कर पाते हैं तो ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, खासकर ग्रीन हाउस गैस जो है उसके एमिशन को हम लोग कर पाएंगे कम। और इसी के साथ में जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के बारे में हम लोग बात करते हैं तो उसके तहत भी कुछ चीजें हम लोग सुधार पाएंगे जो हमारे कमिटमेंट है वहां पर। तो धर्मेंद्र प्रधान है पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के मिनिस्टर, इनके द्वारा इसके बारे में बात की जा रही है। और सेपरेट सेशन रहा यहां पर हाइड्रोजन मिशन के ऊपर कि कैसे हम लोग को चीजें लेकर चलनी है। 2021 का जो हमारा 2021-22 का जो हमारा बजट प्रस्तुत किया गया था फरवरी के महीने में, हाइड्रोजन मिशन के लिए यहां पर काफी बड़ा फोकस किया गया ताकि अब नेक्स्ट वर्जन हमारा हाइड्रोजन मिशन होना चाहिए रिन्यूएबल एनर्जी की कैटेगरी में आगे चलकर, ठीक है।
क्योंकि हाइड्रोजन जो है नॉर्मली अगर आसानी से हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में बात करें तो H2O यानी कि ऑक्सीजन में से 2 हाइड्रोजन निकाल दो तो अच्छा सा आप लोग हाइड्रोजन सेपरेट कर सकते हैं अगर नेचुरली हम लोग इसको निकालकर आगे बढ़ पाते हैं तो, ठीक है। तो इसके बारे में बात की जा रही है। नेक्स्ट यहां पर ये भी एनर्जी के बारे में बात की जा रही है। ऑयल एंड नेचुरल गैस जो है हमारी कंट्री में कॉर्पोरेशन जिसको ONGC बोलते हैं, ONGC के द्वारा यहां पर केजी बेसिकली आप लोग यहां पर देखने को मिलेगा कृष्णा और गोदावरी का जो बेसिन है, तो ये आंध्र प्रदेश हो गया, ऊपर तेलंगाना हो गया। आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग करके 2014 में एक नया राज्य बनाया गया था। तो जो आंध्र प्रदेश है इसके जब आप लोग आगे जाएंगे तो यहाँ पर केजी आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये गैस फील्ड है जहां से गैस वगैरह या ऑयल वगैरह ये गैस नेचुरल चीजें निकालने की कोशिश की जाती है। तो बोला जा रहा है कि ONGC के द्वारा बोला गया कि 2 मिलियन मीट्रिक स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर पर डे यहां से नेचुरल गैस हम लोग निकाल पाएंगे एंड ऑफ द जून, यानी कि जून के एंड तक यहां से चीजें जो है आप लोगों को देखने को मिलेगी। यानी कि नेचुरल गैस प्रोडक्शन हमारी कंट्री में देखने को मिलेगा। कृष्णा गोदावरी जो बेसिन है, जो कि इंडिया का प्लान भी है कि हम लोग इंपोर्ट के ऊपर जो डिपेंडेंसी है, अभी क्या करते हैं बाहर से हम लोग चीजें खरीद कर लेकर आते हैं, पर लेकिन अगर अपनी ही कंट्री में एक अच्छा खासा प्रोडक्शन हम लोग करने लगेंगे तो बाहर से इंपोर्ट कम हो जाएगा, और बाहर से इंपोर्ट अगर कम होगा तो बाहर से इनपुट कम होगा, तो अपनी कंट्री में हम लोग चीजों को प्रोड्यूस कर पाएंगे। तो अच्छी बात ये होगी कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों को काम भी मिलेगा, इंप्लॉयमेंट भी जनरेट होगा। बाहर जो पैसा जा रहा था वो बाहरी पैसा नहीं जाएगा, अपनी कंट्री में पैसा रहेगा। तो इससे कंट्री की अर्थव्यवस्था जो होती है ना वो ताकतवर होती है अगर बाहर से डिपेंडेंसी हमारी कम हो जाए, ठीक है। अपने घर में भी आप लोग इंप्लीमेंट करके देख सकते हैं। जैसे मम्मी पापा हैं, अगर अच्छे से हमारी फैमिली स्टेबल है तो आप लोगों को देखने को मिलेगा बाहर से कोई उधारी नहीं ले रखी है तो घर गृहस्थी काफी अच्छी चलती रहेगी। पर लेकिन अगर बाहर से उधारी ले ली तो फिर दिक्कतें देखने को मिल जाती है। तो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम निकल कर आती हैं सामने, तो जिनके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं, ठीक है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट जो न्यूज है यहाँ पर, ये इंटरनेशनल न्यूज है और बड़ी ही प्यारी न्यूज है। हालांकि इसके बारे में कुछ बातें मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूं, पर फिर भी एक बार देख लेते हैं। हमारी कंट्री में अभी जो हमारी कंट्री की करेंसी है उसको करेंसी जो वॉच लिस्ट में डाला गया यूएसए के द्वारा। बेसिकली हमारी कंट्री को करेंसी मैनिपुलेटर वॉच लिस्ट में डाला गया और बोला कि हम लोग करेंसी को मैनिपुलेट करते हैं। तो 11 कंट्री है। 11 कंट्री कौन कौन सी है नॉर्मली? चाइना, जापान, इवन जापान और साउथ कोरिया जो कि काफी बड़े लंगोटिया यार हैं यहाँ पर यूएसए के, ठीक है। जर्मनी भी है यहाँ पर, आयरलैंड भी है, इटली भी है, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड और मैक्सिको। तो ये इसमें +1 कौन हो गया? इंडिया, ठीक है। तो यहां पर ये कंट्री हैं जिनको वॉच लिस्ट में डाला गया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये बोलते हैं कि ये कंट्री ऐसी कंट्री है जो अपनी करेंसी को डिवेल्युएट करके रखती है। इससे क्या होता है, हमारी करेंसी की वैल्यू अभी यूएसए के कंपेयर में $75 के करीब पहुंच गई। तो इससे नुकसान क्या हो रहा है? इससे नुकसान ये हो रहा है कि हमारी कंट्री की जो वैल्यू है काफी डिक्रीज हो गई है। तो अगर यूएसए के डॉलर में काफी डिक्रीज हो गई है तो इससे रहता है कि हम अपनी कंट्री का एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए ऐसी हरकतें कर रहे हैं ताकि हमारी कंट्री में से एक्सपोर्ट ज्यादा हो सके। पर लेकिन इनको ये समझ में नहीं आता है कि हमारी कंट्री जो है मैक्सिमम इंपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट रहती है। तो इसलिए हमारी कंट्री में जो एक्सपोर्ट है वो काफी कम देखने को मिलेगा। तो जो कंट्री इंपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट रहती है वो कभी भी अपनी करेंसी को ज्यादा डिवेल्युएट नहीं करेगी। तो माहौल ऐसा बना हुआ है, कई सारी कंडीशन हम लोगों ने डिस्कस किए थे कि हमारी कंट्री में बात करें कोविड-19 के चलते इन्वेस्टमेंट काफी कम आ रहा है। इसी के चलते अगर बात की जाए हमारी कंट्री में आरबीआई के चलते जो पॉलिसी देखने को मिल रही है कि वो बोला गया गवर्नमेंट की सिक्योरिटी खरीदकर मार्केट में पैसा पंप करेंगे ओपन मार्केट ऑपरेशन के तहत, तो वो बातें हम लोगों ने डिस्कस की थी। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसके चलते यहां पर ये माहौल देखने को मिल रहा है। पर लेकिन यूएसए तो यूएसए है। दिसंबर 2020 में इंडिया को इस लिस्ट में डाला गया था। हालांकि 2019 में यूएस का जो ट्रेजरी जो डिपार्टमेंट है उसके द्वारा रिमूव कर दिया गया था लिस्ट से। तो ये मजे लेते रहते हैं, जब मन करता है डाल देते हैं यहाँ पर इस लिस्ट में, वरना बाद में निकाल देते हैं। तो करेंसी मैनिपुलेशन का जो काम है यहाँ पर ये यूएसए की गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है उन कंट्री को जिनको लगता है कि ये कंट्री जो है ये अनफेयर करेंसी प्रैक्टिस कर रही है, ठीक है। तो इनके यहाँ पर ये इनके द्वारा मुद्दा रखा जाता है। ये बेसिकली यहाँ पर जो करेंसी है अगेंस्ट द डॉलर ये चेक करते हैं कि कौन कौन सी कंट्री ऐसी हरकतें कर रही है। तो कोई अगर डिवेल्युएट करती है तो उससे क्या होगा, एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा उस कंट्री का, और खासकर यूएसए के साथ में ट्रेड डेफिसिट जो है वो भी देखने को मिलेगा। तो आर्टिफिशियली सो होता है कि रिड्यूस करना है ट्रेड डेफिसिट, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब यहां पर यह है कि यूएसए को इससे देखने को मिलता है कि उन कंट्री को ध्यान देते हैं ये 3 कंडीशन को फॉलो करती हैं जो यहां पर, ठीक है। बेसिकली करेंसी मैनिपुलेटर वॉच लिस्ट जो है यूएसए का डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी है, ये सेमी एनुअली आप लोगों को रिलीज करता हुआ नजर आएगा। तो इसलिए रटना तो नहीं है क्योंकि ये टाइम टू टाइम रिलीज करते रहते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहां पर ये देखने को मिलेगा। और 20 जो बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है यूएसए के साथ में, यानी कि जो 20 बड़े पार्टनर है यूएसए के साथ में, उनकी करेंसी को चेक करता है कि कौन अपनी करेंसी के साथ में छेड़खानी कर रहे हैं। और 3 ऐसी ये क्राइटेरिया है, इन 3
में से अगर कोई भी 2 क्राइटेरिया पे पास हो जाता है तो उसको यहां पर करेंसी मैनिपुलेटर की लिस्ट में डाल देता है। तो ये यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। सबसे पहला जो है यहां पर ये बात की जा रही है सिग्निफिकेंस बायलैटरल ट्रेड सरप्लस विद यूएसए, यानी कि अगर कोई कंट्री ऐसी है जो यूएसए से जो इंपोर्ट जो है वो काफी कम कर रही है और यूएसए पे एक्सपोर्ट काफी ज्यादा कर रही है, तो इसका मतलब ये वो कंट्री यूएसए के ट्रेड सरप्लस में, यानी कि यूएसए से इंपोर्ट कम कर रही है और यूएसए ट्रेड डेफिसिट में हो गया। जो कोई ज्यादा कंट्री इंपोर्ट करती है, ठीक है, तो वो कंट्री क्या रहती है, वो डेफिसिट में रहती है, और जो कंट्री एक्सपोर्ट करती है तो वो सरप्लस में रहती है। तो यहां पर हमारी कंट्री मान लीजिए यूएसए से कम इंपोर्ट कर रही है, पर लेकिन यूएसए को सामान ज्यादा पहुंच रही है, बेच रही है, तो हमारी कंट्री ट्रेड सरप्लस की कैटेगरी में आ गई, ठीक है। पर लेकिन यूएसए के लिए ट्रेड डेफिसिट हो गया। पर लेकिन जब हम चाइना के साथ में बात करते हैं तो चाइना से हम लोग काफी इंपोर्ट करते हैं और चाइना को एक्सपोर्ट काफी कम करते हैं, तो चाइना के साथ में हम लोग ट्रेड डेफिसिट में रहते हैं, जबकि चाइना हमारे साथ में ट्रेड सरप्लस में रहता है। तो यूएसए ये बोलता है अगर कोई कंट्री एटलीस्ट 20 बिलियन अगर यहां पर पिछले 12 महीने में ट्रेड सरप्लस में है, तो एक तो ये क्राइटेरिया वो देखेंगे, उस कंट्री की करेंसी देखेंगे, ठीक है। दूसरा बोला गया यहां पर बेसिकली ए मटेरियल करंट अकाउंट सरप्लस देखेंगे। करंट अकाउंट टोटल जो एक्सपोर्ट या इंपोर्ट हो रहा है उसके बारे में अगर बात करें यहां पर, तो इक्विवेलेंट अगर 2% ऑफ जीडीपी इनकी डोमेस्टिक के बराबर है लास्ट 12th मंथ में, तो उसको ये चेक करेंगे। और तीसरा है वन साइडेड इंटरवेंशन अगर देखने को मिल रहा है, नेट परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी जो है यहां पर एटलीस्ट 2% ऑफ जीडीपी इन लास्ट 12th मंथ में देखने को मिलेगी। देखिए कई बार क्या होता है वन साइडेड इंटरवेंशन, देखिए हमारी कंट्री में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा कुछ छेड़खानी की जा रही है करेंसी के साथ में, और करेंसी इसकी वजह से डिवैल्यूएट हो गई। तो अगर कोई ऐसी हरकतें देखने को मिलती है तो हमारी कंट्री जो है दो चीजें फुलफिल कर पाई, एक तो ट्रेड सरप्लस है हमारा यूएसए के साथ में, जो कि एक खुशखबरी वाली बात है, नॉर्मली हमारा डेफिसिट में रहता है, और दूसरा वन साइडेड इंटरवेंशन देखने को मिल रहा है। तो इसके चलते यहां पर ये दो क्राइटेरिया हम लोग फुलफिल कर पा रहे हैं, जिसके चलते हमारी कंट्री जो है ये करेंसी वॉच लिस्ट में डाल दी गई है, ठीक है। तो ये है बेसिक यहाँ पर चीजें। मुझे नहीं लगता है कि अब आप लोगों के माइंड में कोई डाउट होगा क्यों लिस्ट में डाली जाती है, क्या कंडीशन है, कौन कौन से क्राइटेरिया है, हमारी कंट्री के ऊपर कौन कौन से क्राइटेरिया है। तो ये कोई भी क्वेश्चन अगर आप लोगों से बने तो बिल्कुल एग्जैक्ट वो नहीं होता ना जी हजूरी वाला आंसर होना चाहिए कि भाई ये है, ऐसे तुम समझ लो, ठीक है। तो समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। नेशनल न्यूज है, ये भी काफी प्यारी न्यूज है। इसके बारे में अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो नेटवर्क सर्वे व्हीकल के बारे में बात की जा रही है। ये कोई ऐसा व्हीकल आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये बेसिकली यहां पर डिजिटल लेजर जो प्रोलिफरेटर है यहां पर, मतलब एक तरीके से कई सारे इंस्ट्रूमेंट इसके अंदर लगे रहते हैं। ये चेक करता है कोई भी अगर गाड़ी, कोई भी अगर सड़क है उसको जाकर चेक करेगा कि ये सड़क कैसी बनी हुई है, इस सड़क में क्या क्या चीजें सही है, क्या क्या चीजें गलत है, इस सड़क को कैसे इंप्रूव करना है, कई सारी यहां पर बेसिकली डेटा देता है यहां पर ये। और ये अभी हमारी कंट्री में जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे यानी कि नितिन गडकरी साहब के अंडर में आती है, इसके द्वारा डिसाइड किया गया कि एक तरीके से यहां पर कि नेटवर्क सर्वे व्हीकल को यूज करना मैंडेटरी है, कि रोड का कंडीशन कैसी है उसका सर्वे करने के लिए, ताकि उनकी क्वालिटी को एनहेंस किया जाए, नेशनल हाईवे जो है उनको हम लोग अच्छे लेवल पर रख सकें, ठीक है, समझ में आया। यानी कि ये गाड़ी चेक करेगी कि हाईवे कैसा कैसा है, तो उसको चेक करेगी यहां पर, तो कैरी करती है यहां पर। अगर बात की जाए यहां पर ये किसके द्वारा बोला गया, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया हमारी कंट्री में एक ऐसी बॉडी है जो कि 1988 यानी कि 1988 में इसको क्रिएट किया गया था, और ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के अंडर में आती है। योगेंद्र नारायण फर्स्ट चेयरमैन थे इसके 1988 में जब बनाई गई, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। और इसका मोटो बड़ा प्यारा लगता है मुझे, नोट जस्ट रोड बिल्डिंग ए नेशन, हम लोग सड़क नहीं बना रहे, हम लोग देश बना रहे हैं, ये बोला जाता है। और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी कि एक तरीका एग्रीमेंट आप लोग बोल सकते हैं, जैसा मेरा एग्रीमेंट आप लोगों के साथ में कि आप लोग सुबह उठेंगे तो मैं ये वीडियो कंटिन्यूअस लेके आऊंगा, ठीक है, यानी कि आप लोगों को सुबह उठना है, ठीक है। अगर बात करें इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो के साथ मिलकर काम किया जाता है यहाँ पर, ये तो हर राइट जो हाईवेज है उनको मैप करने का, ठीक है, रियल टाइम इंफॉर्मेशन भी आप लोगों को मिल जाती है इसी के चलते। तो ये बॉडी है जो हाईवे को बेसिकली अच्छे लेवल पर रखने की बात करती है। तो रोड कंडीशन कैसी है उसका सर्वे करना है यहाँ पर, ये नेटवर्क सर्वे व्हीकल के द्वारा यहाँ पर नेशनल जो हाईवेज हैं उसके लिए मैंडेटरी कर दिया गया है। टाइम है बेसिकली यहाँ पर किस तरीके से कंप्लीट करने हैं प्रोजेक्ट, एवरी 6 मंथ में यहाँ पर इसको देखा जाएगा चेक करके। बेसिकली जो प्रोविजन है यहाँ पर ये स्टैंडर्ड रहेगा एक तरीके से, ताकि अगर कोई भी दिक्कत है उसको हम लोग सुधार सकें, ठीक है। ये प्रोवाइड कराएगा एक कंसल्टेंसी सर्विस भी, अगर दिक्कत है तो उसके बारे में बताएगा यहाँ दिक्कत है। तो ओवरऑल क्वालिटी ऑफ हाईवे है वो हमारी कंट्री में बढ़ती हुई नजर आएगी। ये जो व्हीकल है यहाँ पर ये लेटेस्ट सर्वे जो टेक्निक है, ये बात की जा रही है इसका जो रिजोल्यूशन है बेसिकली एक डिजिटल कैमरे के थ्रू, जो कि
3600 यानी कि 3600 बेसिकली इमेजिनरी आप लोगों को रिजोल्यूशन देखने को मिला, जो हाई रिजोल्यूशन आप लोग बोल सकते हैं, रिकॉर्ड करेगा इमेज और वीडियोस रेगुलर इंटरवल पे। लेजर रोड जो बेसिकली प्रोफिलोमीटर, ठीक है, जो कि मैंने आप लोगों को दिखाई देते हैं, यहां पर आप लोग देखते हैं, तो इसके बेस पर रोड कैसी है, कितना कितना उसके अंदर सीमेंट वगैरह क्या क्या चीजें हैं, तो उसके बारे में भी यहां पर ये चेक करेगा, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। इसी के साथ में अदर रिलेटेड जो मेजरमेंट है, जो भी यहां पर रोड सरफेस के रिलेटेड जो सही इंपॉर्टेंट है उनको चेक करेगा, ताकि रोड की दुर्दशा है या फिर अच्छी दशा है वो यहां पर बता पाएगा। डेटा कलेक्ट किया जा रहा है यहां पर एनएसवी का नाम याद रखेगा, नेटवर्क सर्वे व्हीकल के द्वारा, ठीक है। तो ये जो डेटा कलेक्ट किया जा रहा है यहां पर, ये अपलोड किया जाएगा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो पोर्टल है, यहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस जो डेटा होता है उसमें यहां पर ये बेसिकली जाएगा, एनालाइज किया जाएगा रोड असिस्ट जो मैनेजमेंट सेल के द्वारा, और फिर यहां पर एम रहेगा कि जहां जहां पर भी जो कंडीशन है या फिर जो बेकार रोड है उनको प्रायोरिटी दी जाए और उनको मेंटेन किया जाए, ताकि रोड पे एक्सीडेंट भी न देखने को मिले। जिस तरीके से हमारी कंट्री में अगर मैं आप लोगों से बात करूं, हर साल 1.5 लाख लोगों की जान चली जाती है, ये वो लोग हैं जिनकी जान बचाई जा सकती है। अभी टारगेट इनका रखा गया है 75,000 करने की बात की जा रही है, 75,000 घटाने की बात की जा रही है, कब तक का, ये क्वेश्चन है मेरा आप लोगों से, आप लोग ये क्वेश्चन का आंसर दीजिए ताकि रोड पे एक्सीडेंट जो है उनको कम किया जा सके। तो प्यारी न्यूज है, खासकर अगर देखा जाए हमारी कंट्री के पॉइंट ऑफ से, तो इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं, ये भी बड़ी प्यारी न्यूज है यार, ये बेसिकली बात करिए एक टेंपल के बारे में। टेंपल कौन सा है? लिंगराज टेंपल। तो लिंगराज टेंपल पहले तो ये बताइए कहां पर है, तो ये उड़ीसा के अंदर में है। तो उड़ीसा के अंदर ये टेंपल अभी बंद कर दिया गया है। रीजन क्या था? कई सारे जो सेवायत हैं, यानी कि जो प्रीस्ट हैं, यहां पर जो बेसिकली पुजारी हैं, तो उनको कोरोना वायरस हो गया, तो 4 ऐसे लोग थे जिसकी वजह से इसको बंद कर दिया गया। अगस्त 2020 में जो डिसाइड किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, टेंपल के बारे में अगर बात करें कि इसको फिर से, जैसे 350 साल पहले था इसका स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर वो उसी फॉर्म में इसको लेकर आएंगे, यानी कि जैसे डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं ना अमेरिका को फिर से ग्रेट बनाना है, तो वही बात यहां पर इनके द्वारा की जा रही है कि टेंपल को बिल्कुल उसी तरीके से बनाना है जैसे टेंपल पहला था, यानी कि पहले जो रौनक थी, हम लोग बोलने लगे ना कि हमारी कंट्री को फिर से सोने की चिड़िया बनानी है, तो वही वाला फीलिंग यहां पर ये दे रहा है कि अपने जो टेंपल है फिर से उसी को उसी स्ट्रक्चर पर लेकर आना है, ठीक है। जो लिंगराज टेंपल है यहां पर, ये 11वीं सेंचुरी में बनाया गया एडी में, डिसाइड जो बेसिकली ये डेडिकेटेड है नॉर्मली लॉर्ड शिवा के लिए। इसी के साथ में यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात अभी मैं आप लोगों से डिस्कस भी करूंगा, यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा हरिहरा। तो हरिहरा जो है बेसिकली यहां पर, हरि का मतलब है लॉर्ड विष्णु और हरा का मतलब है लॉर्ड शिव, ठीक है। तो इसके अंदर आप लोगों को जो डाइट यानी कि जो देवता हैं लॉर्ड विष्णु और लॉर्ड शिव आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ये कंसीडर करता है लार्जेस्ट टेंपल ऑफ भुवनेश्वर, यानी कि उड़ीसा के अंदर में ये जो बनाया गया यहां पर सोमवंशी जो किंग याइती, ठीक है, तो ये थे यहां पर बिल्ड किया गया रेड स्टोन यानी कि लाल पत्थर से, और जो स्टाइल है यहां पर ये है कलिंगा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, कलिंगा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर के द्वारा यहां पर बनाया गया। तो लिंगराज जो रेफर किया जाता है यहां पर बेसिकली ये यहां पर स्वामिभू, ठीक है। तो बेसिकली बात की जाती है सेल्फ ओरिजिनेटिव शिवलिंग, ठीक है, यानी कि एक तरीके से शिवलिंग आप लोगों ने देखा होगा, नॉर्मली आप लोग जब पूजा भी करते हैं उसकी, तो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो एक तरीके से पावर का स्रोत इसको माना जाता है, ठीक है। तो ये सेल्फ ओरिजिनेटेड है, ये माना जाता है कि यहां पर इसको लगाया नहीं गया है, ठीक है। जैसे बाहुबली मूवी आप लोगों ने देखी होगी, फर्स्ट वाला पार्ट की अगर बात करूं, वो क्या करता है शिवलिंग को वहां से उखाड़ कर उसको रख देता है बेसिकली पानी के नीचे ले जाकर, ठीक है। तो वो बेसिकली जो शिवलिंग है, तो बोला जा रहा है कि शिवलिंग यहां पर अपने आप ओरिजिनेट हुआ है, ठीक है। तो यहां पर ये बात इनके द्वारा बोली गई है, किसी के द्वारा उसको बनाया नहीं गया है। तो यहां पर सेविज्म जो है कि शिव के भक्त और विष्णु के भक्त दोनों के सेक्ट यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। और ये बेसिकली जो एक तरीके से बात करें, टेंपल इज आउट ऑफ बाउंड फॉर नॉन हिंदू, ठीक है। तो नॉन हिंदू के लिए नॉर्मली अलाउ नहीं किया जाता है, कई बार ये भी कंडीशन देखने को मिलती है कई सारे टेंपल में। ये बात करें यहां पर अगर बात करें इसके पास में आप लोगों को बिंदु सागर लेक देखने को मिलेगी। तो आप लोगों से पूछा जाए कि लिंगराज टेंपल किस लेक के पास में, तो बिंदु सागर लेक का नाम आप लोग याद रखिएगा। इसी के साथ में यहां पर इकामरा, ये इकामरा जो वन है यहां पर इकामर, ठीक है, मरा, तो वन है यहां पर, ये काफी फेमस है। इसके नाम पर यहां पर बोला जाता था कि उड़ीसा को रेफर किया जाता था कि भुवनेश्वर द कैपिटल सिटी ऑफ उड़ीसा वाज रेफर एज इकामरा वन, ठीक है। तो फॉरेस्ट ऑफ सिंगल मैंगो ट्री, यानी कि मैंगो के ट्री बस यहां पर मिलते हैं, ऐसी बात आप लोग बोल सकते हैं, जिसके नाम पर इसका नाम इकामरा वन रखा गया, ठीक है। तो ये भी बेसिक इंफॉर्मेशन आप लोगों से कई बार पूछ ली जाती है, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इंडियन टेंपल जो है ये ब्रॉडली डिवाइड किए जाते हैं, नागरा स्टाइल, इसी के साथ में वर्षा, द्रविड़ा और इसी के साथ में गड़ाग, ठीक है।
तो ये स्टाइल है जिस स्टाइल में मंदिर बनाए जाते हैं। कलिंगा जो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा स्टाइल, यहां पर जो है नॉर्मली इसको नागरा स्टाइल बोला जाता है, यानी कि जो लिंगराज टेंपल है यहां पर ये नागरा स्टाइल में आप लोगों को देखने को मिलेगा कलिंगा आर्किटेक्चर का, जिसमें आप लोगों को जो टेंपल है दो पार्ट में रहता है, जिसको टावर और हॉल बोला जाता है। जो टावर होता है उसको देउला, ये आप लोगों से कई बार ना कल्चर का जो पार्ट होता है ना हिस्ट्री का, उसमें आप लोगों से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, ठीक है, पूछ लेंगे लिंगराज जो टेंपल है यहाँ पर ये किस स्टाइल में है, यहाँ पर ये तो किस स्टाइल में यहाँ पर ये नागरा स्टाइल में है यहाँ पर ये। इसमें दो पार्ट आप लोगों को देखने को मिलेंगे, एक तो टावर और दूसरा हॉल। तो टावर को बोला जाता है देउला और हॉल को बोला जाता है जगमोहन, ठीक है। तो जो हॉल होता है वो जगमोहन होता है, तो ये टावर जो होता है ये देउला होता है। तो ये कई बार ऐसे ऐसे शब्द आप लोगों से पूछे जाते हैं, अगर क्वेश्चन पेपर पुराने आप लोग उठाकर देखोगे तो इनको आप लोग अंडरस्टैंड कर पाओगे, ठीक है। तो बेसिक इंफॉर्मेशन थी, मुझे लगता है कि कोई डाउट होना चाहिए इसके बारे में। आगे बढ़ते हैं, इकोनॉमी के बारे में यहां पर बात की जा रही है, बड़ी ही प्यारी न्यूज है। देखिए नाम से कई बार आप लोग समझ सकते हैं, कई बार तो ब्रिटकॉइन, ब्रिट मतलब ब्रिटेन का कॉइन, ठीक है, जैसे बिटकॉइन है वहां पर वो करेंसी तो उसी से निकालकर ब्रिटकॉइन बना दिया। तो ब्रिटेन की जो अथॉरिटी है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, उनके द्वारा डिसाइड किया गया है ब्रिटकॉइन इसका नाम रखा जाएगा। तो एक तरीके से अपना जो फ्यूचर है वो प्रूफ कर रहे हैं, यानी कि एक तरीके से सेव करने की कोशिश कर रहे हैं। पाउंड नॉर्मल करेंसी इसकी, जैसे हमारी कंट्री की जो रुपये है ना करेंसी, उसका ये सिंबल है, ऐसे ही पाउंड का सिंबल आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। यूरो का सिंबल याद रखिएगा ये होता है, ठीक है, और डॉलर का आप लोग जानते हैं, ठीक है। तो ये सिंबल है बेसिकली। तो अगर बात की जाए यहाँ पर ये करेंसी जो है यहाँ पर ये यूके की करेंसी है, और फिलहाल यूरोपियन यूनियन से बाहर निकल चुका है, तो इसलिए यूरो भी फॉलो नहीं कर रहे हैं, ये बस पाउंड फॉलो करता हो आप लोग को यहाँ पर नजर आएगा। अब इसके द्वारा बोला गया कि यार ये अपनी डिजिटल करेंसी भी बनाई लेते हैं, ठीक है। पता चला कल को कोई करेंसी वैसे तो यूज हो ही रही है, सब बिटकॉइन वगैरह यूज करते हैं, तो अपनी खुद की कोई ब्रिटकॉइन हो जाएगी तो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इंप्रूव करने के लिए पेमेंट सिस्टम, तो इसको यूज करने की बात की जा रही है। पार्सली ड्यू टू कोरोना पेंडेमिक भी यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट हो गया है ये डिजिटल करेंसी यूज करना। इंग्लैंड एंड जो ट्रेजरी यहाँ पर कंसिडर करे डिजिटल करेंसी को जल्दी से इंप्लीमेंट किया जाए, ताकि जो एग्जिस्टिंग जो अलोंग द जो कैश है या फिर बैंक डिपॉजिट है उसके साथ में अभी यहाँ पर एक करेंसी भी आप लोगों को देखने को मिले जो डिजिटल करेंसी होगी, यानी कि नॉर्मली जो बिटकॉइन वगैरह के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं उनकी डिपेंडेंसी यहाँ पर कम हो, ठीक है। इनके द्वारा बेसिकली जो कैश और प्राइवेट पेमेंट के साथ में अभी यहाँ पर बिटकॉइन को लेकर चलने की बात की जा रही है, ताकि पैरेलल में लेकर चला जाए, तो इकोनॉमी पर भी इंपैक्ट पड़ेगा, वाइड इन्वेस्टमेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो कंट्री की अर्थव्यवस्था बढ़ती नजर आएगी, इंटरनेशनल बिजनेस में भी काफी फायदा होगा, ठीक है। ट्रांजैक्शन जो अच्छा खासा होगा, नॉर्मली लोअर ट्रांजैक्शन देखने को मिलता है डिजिटल करेंसी न होने की वजह से। तो ब्रिटेन की जो डिजिटल करेंसी है ये स्टेट अथॉरिटी के द्वारा इशू की जाएगी। करेंसी जो है नॉर्मली डिजिटल करेंसी अगर बात करें तो फिलहाल अभी यहाँ पर बहामास जो आइलैंड है यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। चाइना भी काफी लार्ज स्केल पर फोकस देकर चल रही है कि उसके पास भी एक करेंसी होनी चाहिए डिजिटल करेंसी, ठीक है। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जो होती है ये सेंट्रल बैंक के द्वारा डिसाइड की जाती है वर्चुअल करेंसी, ठीक है। नॉर्मली फेहेट करेंसी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि जो गवर्नमेंट इशू करती है करेंसी कि ये बेसिकली नोट बैक बाय द फिजिकल कमोडिटी, यानी कि अगर आप लोगों को बोलूं कि सोने का एक सिक्का है तो सोने का सिक्का बेचने के लिए आप लोगों को मार्केट में बोला जाए तो वो सिक्का बेचकर आप लोगों को उसके इक्विवेलेंट आप लोगों को बेसिकली कुछ भी मिल जाएगा जो आप लोग चाहोगे, ठीक है। पर लेकिन अगर बोले कि ये जो करेंसी है इसको स्टेट सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, यानी कि एक तरीके से उस पर साइन जो रहते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर के, बोला जाए कि ये यहाँ पर अब स्टेट की करेंसी नहीं है, तो अगर मान लीजिए 1000 का या 2000 का भी नोट आप लोग लेकर जा रहे हैं, हालांकि 2000 या 1000 का तो नहीं 2000 का लेकर जा रहे हैं, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा पर्टिकुलर उस करेंसी की जो वैल्यू है वो आप लोगों को कोई 5 रुपए भी नहीं देगा अगर बोल दे कि अब नहीं चल रहे हैं, ठीक है। जैसे मोदी जी के द्वारा बोला गया था ना 8 नवंबर 2016 को कि अब ये करेंसी ये वैलिड नहीं रहेंगी, ठीक है। तो उनको कोई यूज नहीं करेगा अगर आज आप लोग दो लोगों नॉर्मली उनको नहीं लेगा, ठीक है। वैसे कोई शौकीन होगा तो ले लेगा कि हाँ रख लेता हूं पुराने नोट है, पर लेकिन अगर बोलो उसको 5-7 हजार रुपए आप लोग दे दो तो एक आध नोट ले सकता है यादगार के लिए, 5-7 हजार तो नहीं लेगा, ठीक है, क्योंकि उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। तो फिएट करेंसी ऐसी करेंसी होती है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा सपोर्ट की जाती है। तो यहां पर नॉर्मली गोल्ड और सिल्वर जो होते हैं वो तो भले ही गवर्नमेंट सपोर्ट करे या ना करे उसी भाव में आप लोग उनको बेच सकते हैं मार्केट में ले जाकर, पर फिएट करेंसी वो बेसिकली उसकी उतनी वैल्यू नहीं होती है, कम वैल्यू लगती है उसको बनाने में, ठीक है। और डिजिटल करेंसी आप लोग समझ ही रहे हैं जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होती है जिसको आप लोग टच नहीं कर सकते हैं, तो यानी कि एक डिजिटल करेंसी है, बोलते हैं डोंट टच मी, ठीक है। तो इस तरीके से डिजिटल मनी जो है यहाँ पर ये यूज की जाती है कई बार। तो इस तरीके से साइबर कैश के लिए भी आप लोगों को देखने को मिलेगा डिजिटल मनी काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे आज के डेट में क्रिप्टो करेंसी की बात करते हैं ना आप लोग, बिटकॉइन है, तो इसके चलते अगर स्टेट के द्वारा ओन कोई करेंसी आ जाए तो इससे लेकर अच्छे से रेगुलेट कर पाएंगे। हमारी कंट्री में पहले तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा बोला गया कि यार करेंसी को ना हम लोग बंद करेंगे, यानी कि बेसिकली नॉर्मल डिजिटल करेंसी हमारी कंट्री में नहीं होनी चाहिए।
होनी चाहिए तो अपनी होनी चाहिए। तो यहां पर बोला गया कि बिटकॉइन वगैरह को आप लोग बैन मत कीजिए, उसको रेगुलेट कीजिए, ठीक है। जैसे ऐसे ना बैटिंग वगैरह जैसे सट्टेबाजी होती है, तो सट्टेबाजी को रेगुलेट कीजिए, क्योंकि अगर आप लोग रोक भी दोगे तो भी चलती रहेगी, कैसे रोक पाओगे उसको। तो ये एक तरीके से बिलो द टेबल चलती है। तो ये सब चीजें फोकस देने वाली है कि रेगुलेशन एक ज्यादा अच्छा टर्म यूज किया था, आप लोगों को पता भी रहेगा, तो आसानी से कोई ऐसा भी नहीं कि छिपा छिपा कर काम करना है। तो ये कंडीशन है कई सारी, ठीक है। तो बेसिक ये इंफॉर्मेशन है जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं। आइए अब आप लोगों को साइंटिस्ट बनाते हैं। तो साइंटिस्ट जब बनाने की बात की जा रही है तो आदित्य L1, आदित्य सूर्य, जो सूरज है उसका पर्यायवाची है, आप लोगों ने हिंदी में पढ़ा होगा अगर जरा सा भी इंटरेस्ट आप लोग रखते हैं तो। एक वर्ड यूज किया गया था यहाँ पर एरीज, जो कि क्वेश्चन में मैंने आप लोगों से पूछा था। एरीज नॉर्मली आप लोगों ने देखा होगा, जो आप लोग जोडियक देखते हैं, राशि भविष्य, ठीक है, तो उसमें एरीज होता है, तो उसी के नाम पर याद रखिएगा। आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ऑब्जर्वेशनल साइंस, ठीक है। तो ये अभी एक सपोर्ट सिस्टम बनाया जा रहा है धरती के ऊपर। धरती के ऊपर कहां पर? ये नैनीताल। तो तालों में ताल, नैनो में ताले, गाना भूल गया तालों में नैनीताल, बाकी सब तलैया आ गया, देखिए भूला नहीं, ठीक है। तो ये उत्तराखंड के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है यहाँ पर, ये जो कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर में आता है। तो ये बेसिकली जो मिशन जाएगा आदित्य L1, तो इस L1 मिशन को यहां पर ये बेसिकली टैकल करने का काम करेगा, ठीक है। तो पहले तो इंपॉर्टेंट बात यह है, देखिए जो L1 वर्ड यूज किया जा रहा है यहां पर, इसका मतलब होता है यहां पर, ये आप लोगों से शब्द ही पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ये यहां पर लैग्रेनियन, ठीक है। तो ये पॉइंट है यहां पर, ये बेसिकली जहां पर हम लोग को ले जाकर अपना मिशन रखना है, ठीक है, ताकि उसके ऊपर ज्यादा इंपैक्ट ना पड़े सूरज की रोशनी का। तो LAGRANGIAN, ठीक है। तो लैग्रेनियन बेसिकली ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। तो इसरो जो कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जैसे नासा है यूएसए की, हमारी इसरो है, तो ये यहां पर इस मिशन को लॉन्च करेंगे। और यहां पर जैसे इनके द्वारा एस्ट्रोसैट यूज किया गया, तो उसी पैटर्न में यहां पर ये मिशन भी इनका चलने वाला है। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का, तो सूरज की स्टडी करने के लिए यहां पर ये मिशन है। बेसिकली यहां पर 1.5 किलोमीटर, बेसिकली 1.5 मिलियन किलोमीटर आप लोगों को अर्थ से देखने को मिलेगा। समझिए यहां पर आप लोग पिक्चर में समझेंगे। ये सूरज हो गया, ठीक है, सूरज और पृथ्वी के बीच में यहां पर ये L1 पॉइंट है, तो यानी कि ये ज्यादा पास नहीं रहेगा और ज्यादा दूर भी नहीं रहेगा। तो यहां पर ये चेक किया जाएगा। तो L1 पॉइंट जो है यहां पर ये, वेयर सैटेलाइट विल फेस इक्वल ग्रेविटेशनल फोर्स फ्रॉम द बोथ सन एंड अर्थ। L1 पॉइंट वो पॉइंट है जहां से सूरज से भी और पृथ्वी से भी जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण जो बल है यहां पर वो दोनों से इक्वल लगेगा, तो उसको L1 पॉइंट बोला जा रहा है। तो वहां पर मिशन पहुंचेगा और वहां से स्टडी करेगा, ठीक है। तो यहां पर बेसिकली जो स्टडी करेगा, इसके अंदर जो पेलोड होगा, जो इंस्ट्रूमेंट रहेंगे, उसमें सूरज का कोरोना, इसी के साथ में कोरोना यहां भी कोरोना आ गया। सोलर एमिशन क्या है? सोलर विंड फ्लेयर। और यहां पर कोरोनल जो मास इजेक्शन है, इसके बारे में स्टडी करेगा। तो ये टेक्निकल शब्द हो गए, चलिए कोई नहीं, इनकी टेक्निकलिटी खत्म करते हैं, इनके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। सूरज का जो कोरोना है यहां पर ये, तो ये एक तरीके से सूरज से जो निकलने वाला प्लाज्मा है, ठीक है, सूरज से जो सराउंडिंग से यहां पर ये जो बॉडी से किससे भी वो प्लाज्मा रोशनी निकलती है, तो उसके बारे में बात की जा रही है। सोलर जो विंड है यहां पर ये, तो कंटिन्यूअस अगर चार्ज पार्टिकल जो है वो आउटफ्लो होते हैं सन से, तो भी आउट डायरेक्शन में, तो ये सूरज का बेसिकली सोलर विंड उसको बोलते हैं। और जो कोरोनल मास जो इजेक्शन होता है यहां पर ये स्पेसिफिक रिलीज ऑफ प्लाज्मा, ठीक है, ये देखने को मिलेगा, जो कि बेसिकली इसके अंदर रहता है मैग्नेटिक फील्ड, और इसी के साथ में सोलर कोरोना से यहां पर ये सामने निकल कर आता है, ठीक है। तो ये बेसिक टर्म है, यहां पर ये टर्मिनोलॉजी है जो कि यहां पर अभी देखने को मिली, जिनकी स्टडी वगैरह की जाएगी। तो ये कैरी करेंगे यहां पर एक तरीके से राउंड क्लॉक इमेजिनरी ऑफ द सन। और आदित्य L1 जो बेसिकली सपोर्ट सेंटर है यहां पर ये एनालाइज करेगा जो साइंटिफिक डेटा है सूरज के बारे में, और इसी के साथ में इंटरनेशनल लेवल पर इसकी विजिबिलिटी रहेगी, ठीक है। इसी के साथ में सारांश प्रोवाइड कराएगा एक तरीका कि क्या क्या फीचर है यहां पर सोलर सरफेस के, उसके बारे में और स्टडी करेंगे। नेक्स्ट यहां पर अर्थ के बारे में बेसिकली हम लोग मॉनिटर कर पाएंगे चीजों, कई सारे हेल्प करेगा कि किस तरीके से वेदर कंडीशन रह सकती है, सूरज के पड़ने से क्या क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, तो बहुत सारी ऐसी चीजें जानने को मिलेगी। नॉर्मली चैलेंजेस क्या है? देखिए सन और अर्थ के बीच में जो दूरी है ना, वो वैसे तो काफी ज्यादा है, ठीक है, पर लेकिन फिर भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, एक तो दूरी काफी डिस्टेंस हो गई है, 15 करोड़ किलोमीटर एवरेज ना जाता है नॉर्मली। चांद जो है ओनली 3,84,000 किलोमीटर है, और वो 15 करोड़ किलोमीटर है, ठीक है, तो बहुत ज्यादा डिस्टेंस हो गई है। दूसरा जो है यहाँ पर मूविंग कंपोनेंट इसके अंदर यूज किए जा रहे हैं, ताकि जो भी उसका रिस्क फिर रहेगा, यहाँ पर मूविंग कंपोनेंट है तो रिस्क रहेगा, वो कैसे मैनेज करना है। टेम्परेचर रेडिएशन जो है सूरज से बहुत ज्यादा पड़ता है, तो इसकी वजह से भी दिक्कत देखने को मिल सकती है। हालांकि L1 जो है वहां पर वो काफी दूर है, फिर भी पर प्रॉब्लम तो है, सन आखिर सूरज है, वही ना, सूरज की तरफ को तो आप लोगों को वो नहीं कहते कि बिना चश्मा लगाया फिर नॉर्मली आंखों से देखना भी नहीं चाहिए, आंखों की रोशनी भी जा सकती है, कंडीशन भी देखने को कई बार मिल जाती है। ओके,
नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं डिफेंस के बारे में। तो ये भी काफी इंपोर्टेंट न्यूज आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। डिफेंस में अगर आप लोग जो सीडीएस, एनडीए या फिर सीएपीएफ की वगैरह तैयारी कर रहे हैं तो ऐसी न्यूज आप लोगों से कई बार पूछ ली जाती है। खासकर यूपीएससी प्रीलिम्स से भी कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ध्रुव MK3 एयरक्राफ्ट के बारे में बात की जा रही है। तो इंडियन नेवल जो एयर स्क्वाड्रन INAS जो बेसिकली 323, तो यहां पर ये फर्स्ट यूनिट है इंडिजिनियस बिल्ट AL यानी कि एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव MK3, ये एयरक्राफ्ट कमीशन किया गया इंडियन नेवी के अंदर में। देखिए बेसिकली मैं आप लोगों को यहां पर बताना चाहता हूं कि कंडीशन क्या है। नॉर्मली अगर आज के डेट में हम लोग बात करें तो बाहर की कंट्री से हम लोग ये सारी चीजें खरीदा करते थे, पर लेकिन फिलहाल हमारी कंट्री में अपनी ही द्वारा इंडिजिनियसली चीजें बनाने की कोशिश की जा रही है, जिसके चलते फायदा ये हो रहा है कि हम लोग को बाहर से खरीदना नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो इसके चलते आज के डेट में सबसे ज्यादा हम लोग रशिया से सामान खरीदते हैं। वैसे डिफेंस के बारे में बात करें, दूसरे नंबर पर फ्रांस, जिससे अभी आप लोगों ने राफेल वगैरह देखे। इजराइल से भी काफी कुछ खरीदते हैं और यूएसए से भी काफी कुछ खरीदते हैं। पर लेकिन इंडिजिनियसली जो डेवलप किए जाते हैं हमारी कंट्री में मैक्सिमम जो सामान वो HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यहां पर ये डेवलप करती है। तो मल्टी रोल चोपर विद शक्ति इंजन यहां पर मैन्युफैक्चर इनके द्वारा किया गया। अभी अगर बात करें इंडिजिनियसली जो डिजाइन एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर जिसको ALH जो हम लोगों ने ध्रुव का नाम यहां पर दिया गया, तो ये ट्विन इंजन, 2 इंजन देखने को मिलेंगे, मल्टी रोल मल्टी मिशन, ये न्यू जनरेशन हेलीकॉप्टर आप लोगों को नजर आएगा जो कि लगभग 5.5 वेट टन का है यहां पर ये। ठीक है, तो ये है इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन। HAL इंडियन की जो स्टेट ओन ये ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में है और ये मैनेजमेंट किया जाता है इसका मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा। तो कोई भी अगर मिसाइल, कोई ऐसा हेलीकॉप्टर, इन सब चीजों के बारे में अगर बात करें तो सीधा सीधा याद रखेगा कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर बेसिकली ये मुद्दा जाने वाला है। ठीक है, तो यहां पर ये हमारी कंट्री में कोई भी इक्विपमेंट अगर किसी भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के पास में जा रहे हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का ये रोल आप लोगों को देखने को मिलेगा। HAL जो है यहां पर ये एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर जो प्रोग्राम था 1984 में स्टार्ट किया गया था। तो मेजर जो वेरिएशन है यहां पर अगर बात की जाए तो ये ध्रुव क्लास यहां पर इसमें MK1, MK2, MK3, MK4, तो ये इसकी कैटेगरी आप लोगों को देखने को मिलेगी। MK1 जो था ये बेसिकली एबल था मिटिगेट करने में लो विजिबिलिटी में भी। ठीक है, सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन चला सकता था नाइट में भी। ठीक है, तो इसके चलते यहां पर अभी हम लोग क्या बात कर रहे हैं यहां पर ये MK3 के बारे में बात करें तो और ज्यादा एडवांस लेवल आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। ठीक है, इसमें 0.7 मिलीमीटर गन आप लोगों को जो बेसिकली ह्यूज कैपेबिलिटी है यहां पर, लो इंटेंसिटी जो मैरीटाइम ऑपरेशन की भी, इसी के साथ में ऑटोमेटिक जो फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम आप लोगों को देखने को मिलेगा। MK3 जो वर्जन है यहां पर ये ऑल ग्लास कॉकपिट में नजर आ रहा है। सर्च और रेस्क्यू, स्पेशल ऑपरेशन, कोस्टल सर्विलेंस सब में काफी अच्छे लेवल का एडवांस वर्जन नजर आएगा, यानी कि अपनी कोस्टल बाउंड्री को भी अच्छे से हम लोग जो बेसिकली प्रोटेक्ट कर पाएंगे, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं यहां पर ज्योग्राफी के बारे में। तो बात की जा रही है बेसिकली कैरेबियन वाले एरिया के बारे में। कैरेबियन वाले एरिया के बारे में तो बात की जा रही है, इसी के साथ में यहां पर बात की जा रही है ये सुफ्रेरी जो बेसिकली ये वोल्केनो है कहां पर, कैरेबियन वाले एरिया में। तो ये देखिए अपनी कंट्री यहां पर है, यहां से कंपेयर कीजिएगा, ये हो गया कैरेबियन वाला एरिया। तो इसमें अभी जो वोल्केनो फटा उस वोल्केनो में से सल्फर डाइऑक्साइड निकली और ये माना जा रहा है कि वो इंडिया तक पहुंच रही है। और इंडिया में ये काफी सारे एरिया में, खासकर नॉर्दर्न इंडिया में ये एसिड रेन का भी रीजन बन सकती है। तो इंडिया तक यहां पर इसका ये अभी यहां पर इंपैक्ट पहुंच रहा है। ये बेसिकली कैरेबियन जो है साउथ टू अमेरिका, ईस्ट टू मैक्सिको, नॉर्थ सेंट्रल और जो साउथ अमेरिका जो बेसिकली लोकेशन दिखा दिया ना मैंने, ऊपर नॉर्थ अमेरिका हो गया, नीचे साउथ अमेरिका हो गया, इसके बीच में हो गया। ठीक है ठीक है, तो यहां पर जो पर्टिकुलर वोल्केनो है ये साउथ फेरेरी, तो ये बेसिकली एक एक्टिव वोल्केनो है कैरेबियन आइलैंड में, जो कि यहां पर सेंट विंसेंट, इसका नाम आप लोगों ने सुना होगा नॉर्मली, ये काफी ऊंचा एरिया माना जाता है यहां पर। इसी के साथ में यहां पर ये है ग्रेनाडाइन क्या हो गया ठीक है, तो ये पर्टिकुलर एरिया के बारे में बात की जा रही है। अगर लोकेशन मैंने आप लोगों को बताई थी कैरेबियन है, यहां पर ये लगभग 30 के करीब आइलैंड आप लोगों को देखने को मिलेंगे। यहां पर नॉर्मली 9 इनहेबिटेड है, यानी कि यहां पर जहां पर जो 9 है वो वहां पर लोग नहीं पाए जाते हैं कोई भी। हाईएस्ट पीक यहां पर सेंट जो विंसेंट है, यहां पर इसका नाम मैंने भी आप लोगों को बताया इस पर्टिकुलर एरिया में। और इसी के साथ में 5 रिकॉर्डेड एक्सप्लोसिव इरप्शन 1718 से लेकर देखने को मिले। रिसेंटली अभी अप्रैल 2021 में अभी सामने निकल कर आया, और लास्ट टाइम 1979 में यहां पर इरप्शन हुआ था। यानी कि पहले से अब यहां पर जो चीजें फ्रीक्वेंसी थोड़ी बढ़ती नजर आ रही है। मोस्ट सिग्निफिकेंस जो क्लाइमेट इंपैक्ट आप लोगों को नजर आएगा, तो देखिए वोल्केनिक अगर कोई ऐसी चीज देखने को मिलती है, ठीक है, तो एटमॉस्फेयर के अंदर कई बार सल्फर डाइऑक्साइड अगर निकल जाती है
तो ये माना जाता है कि काफी लंबे समय तक तो वहां पर जो टेम्परेचर है ना वो काफी कम रहता है, यानी कहने का मतलब ये टेम्परेचर काफी डाउन हो जाता है। यहां पर ये कुछ लेयर के बारे में बात की जा रही है, जैसे स्ट्रेटोस्फीयर, ठीक है। तो बात की जा रही है कंडेंस रैपिडली स्ट्रेटोस्फीयर में आप लोगों को देखने को मिलेगा फाइन सल्फेट एरोसेल। इसकी वजह से स्ट्रेटोस्फीयर में जो है कई बार जो टेम्परेचर है वो काफी ज्यादा डिक्रीज हो जाता है। ये माना जा रहा है कि कई बार एक ऐसा बिगेस्ट अगर इरप्शन हो जाए तो 0.27 डिग्री सेल्सियस जो है ये आप लोगों को जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज होता हुआ नजर आएगा। इसकी वजह से अर्थ सरफेस का लगभग कईयों सालों तक यहां पर ऐसा इंपैक्ट देखने को आप लोगों को मिल सकता है। तो स्ट्रेटोस्फीयर के बारे में बात की जा रही है। सबसे नीचे होती है ट्रोपोस्फीयर, फिर होती है स्ट्रेटोस्फीयर, फिर मीजो, फिर थर्मो और फिर एक्सोस्फीयर, ठीक है। तो ये इसके बारे में बात की जा रही है, ये पर्टिकुलर जो स्ट्रेटोस्फीयर आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, कई बार लेयर भी आप लोगों से पूछे गए तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ये अभी इंडिया के ऊपर भी काफी सारे इंपैक्ट डाल सकता है यहां पर ये जो इरप्शन हुआ है, तो इसलिए ये न्यूज में आ गया है, ठीक है। आइए अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट इन्वायरमेंट के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। और इन्वायरमेंट के साथ साथ में अगर बात की जाए, ये काफी इंटरेस्टिंग है जो बात की जा रही है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के बारे में। यहां पर बात की जा रही है, ये पर्टिकुलर जानवर आप लोगों को देखने को मिल रहा है, ठीक है। इसका नाम चलिए आप लोग बताइए, फिर आर्टिकल में तो आप लोगों को मैं बताऊंगी। दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा अभी डायरेक्ट किया गया सेंटर को डिसीजन लेने के लिए, जो बेसिकली रूल फ्रेम किए जाए हमारी कंट्री में जो एक्सोटिक एनिमल है, जो बेसिकली बाहर के या फिर कोई ऐसे रेयर एनिमल आप लोगों को देखने को मिलेंगे जो कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन जो एक्ट के अंदर नहीं आते हैं। देखिए सही सारी चीजें कवर नहीं की जाती है हर जगह, ठीक है। तो कुछ चीजें बच जाती हैं, तो दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा बोला गया जो चीजें बच गई हैं उनके बारे में भी आप लोग फोकस करिए। कोर्ट के अंदर यहां पर भी पिटिशन गई, यहां पर एनिमल राइट ग्रुप जिसको पीटा आप लोग बोलते हैं, पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट एनिमल, पीटा का नाम आप लोग याद रखिएगा। तो इनके द्वारा बात की जा रही है यहां पर हिप्पोपोटेमस, ठीक है। तो हिप्पोपोटेमस जो है यहां पर ये जो पिक्चर आप लोग को देखने को मिल रही है, ये अभी रेस्क्यू किया गया, जो यहां पर जो बेसिकली एशियाड सर्कस, जो एशियाड सर्कट में इसको यूज किया जा रहा था वहां पर, तो वहां से उसको बचाकर लाया गया। सर्कस वाले ऐसी ऐसी चीजें यूज करना काफी पसंद करते हैं क्योंकि जनता देखने आएगी अगर वो कुछ अलग अलग चीजें दिखाएंगे। जून 2020 में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज के द्वारा इशू की गई एडवाइजरी कि यहां पर देखिए कोई भी इस तरीके से जो बेसिकली लाइव एनिमल जो होता है इस तरीके से कई बार क्या होता है कि इंपोर्ट नहीं करेगा, जो खासकर ऐसी चीजें होती हैं बाहर से भी कई बार इंपोर्ट कर ले आते हैं, तो इनको बचाना काफी ज्यादा जरूरी है। अगर बात करें एक्सोटिक जो एनिमल होते हैं वो डज नॉट हैव ए सेट डेफिनेशन, कोई ऐसे डिफाइन नहीं है कि हाँ यही रहेगा, ठीक है। यूजुअली वाइल्ड एनिमल अगर देखा जाए, ठीक है, जो कि नॉर्मली आप लोग जो रेयर देन द नॉर्मल, जैसे कि कुत्ता बिल्ली, इनसे तो नॉर्मल हो गए। इसके अलावा अगर बात की जाए कुछ ऐसे रेयर देन द नॉर्मल, ठीक है, तो इलीगल ट्रेड नहीं होना चाहिए बेसिकली एक्सोटिक जो एनिमल है इनका, ठीक है। तो कोई भी ऐसा नहीं है कि उनको पकड़ कर रखा जाएगा, ठीक है। तो इसके चलते सेक्शन 11 जो कस्टम एक्ट है 1962 उसके तहत बात की जाती है। इसी के साथ में जो प्रोविजन है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फ्यूना, जो को साइट्स आप लोग बोलते हैं। फ्लोरा मतलब फोना होता है, जैसे कि फोना जो होता है बेसिकली जीव जंतु होते हैं, फ्लोरा फूल पत्ती होते हैं। तो यानी कि कुछ भी फूल पत्ती पशु पक्षी भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। कोई जो इंडेंजर्ड कैटेगरी में तो उनका ट्रेड नहीं होना है, ठीक है। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट की कैटेगरी में इनको रोकने की कोशिश की जाती है। तो साइट इंटरनेशनल एग्रीमेंट होता है बिटवीन गवर्नमेंट कि हाँ इन चीजों को समझे कि यार ये चीजें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट नहीं होनी है, ठीक है, ताकि ये जो अगर कोई ऐसा करता है रोकने के बाद भी तो क्राइम की कैटेगरी में उसको माना जाता है और इंडिया का सिग्नेटरी भी है, ठीक है। हमारी कंट्री में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट होता है, पर लेकिन कई सारी चीजें जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत हम लोग प्रोटेक्ट ही नहीं करते हैं, तो फिर यहाँ पर उसके लिए अलग से बात की जा रही है। तो एनिमल जो हो गए यहाँ पर या फिर जो भी वाइल्ड एनिमल नॉर्मल एनिमल, तो उनके बारे में बात की जाती है, ठीक है। जो यहां पर हिप्पोपोटेमस जो यहां पर बेसिकली है, इसके बारे में बात करिए, इसको हिप्पो या फिर वाटर हॉर्स के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये एक एम्फीबियस है, यानी कि जो पानी और जमीन दोनों पर पाया जाता है उसको एम्फीबियस बोलते हैं। तो कंसीडर किया जाता है सेकंड लार्जेस्ट एनिमल, आप हाथी के बाद में सबसे बड़ा अगर एनिमल के कोई बारे में बात करें तो वो यही है। तो हिप्पो जो है यहां पर ये अडेप्ट करता है बेसिकली एक्वेटिक लाइफ भी, यानी कि जमीन पर भी रहता है और पानी के अंदर भी। ये एक्सटेंट की कैटेगरी में नॉर्मली पहुंच रहे हैं। अगर नॉर्थ अफ्रीका में बात करें तो 1800 में एक्सटेंट हो गए थे। इसी के साथ में यहां पर अभी फिलहाल कई सारे एरिया में ये एक्सटेंड हो रहे हैं। बात की जाए स्टिल फेयरली कॉमन है यहां पर ईस्टर्न अफ्रीकन वाले रीजन में, ठीक है, जहां पर ये देखने को मिल जाते हैं, पर लेकिन संख्या काफी ज्यादा डिक्रीज हुई है। रीजन क्या है, एक तो मीट के लिए पसंद किया जाता है, इनका फैट काफी पसंद आता है, और इसी के साथ में बेसिकली ये आइवरी कैनिन जो टीथ वगैरह है इनके, उसके लिए भी बेसिकली इनको देखा जाता है। देखिए इंसान जो है ना सबसे खतरनाक प्राणी धरती पर हो चुका है, ठीक है, उसको फायदे के लिए अगर कोई भी चीज मिल जाए तो उसको छोड़ता नहीं है। ये काफी बड़ी बात आप लोग बोल सकते हैं। तो इसी के चलते कई सारे जीव जंतु प्रॉब्लम में नजर आएंगे, ठीक है।
तो ये आज का डिस्कशन, आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा अच्छे से। अब क्वेश्चन के आंसर देकर जरूर जाना, उससे पहले मत जाना, ठीक है। इंपॉर्टेंट डे हम लोगों ने देखा यहाँ पर, जिसकी थीम भी देखी यहाँ पर, शेयर ए स्टोरी। तो आप लोगों की कोई स्टोरी हो किताबों से रिलेटेड तो आप लोग भी शेयर कर सकते हैं। 4 इंपॉर्टेंट शॉर्ट न्यूज हम लोगों ने समझी अच्छे से। इंटरनेशनल न्यूज देखी यहाँ पर करेंसी के बारे में, हमारी कंट्री को क्यों इसके द्वारा इस लिस्ट में रखा जाता है यूएसए के। नेशनल न्यूज में हम लोगों ने नेटवर्क सर्वे व्हीकल के बारे में जाना, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में जाना और समझा कैसे कैसे चीजें चेक की जाती है। स्टेट के बारे में बात करें तो लिंगराज टेम्पल के बारे में समझा। और अगर बात करें हाँ रिलीजन के बारे में बात की जा रही है तो याद रखिएगा फंडामेंटल राइट में जब हम लोग जाते हैं पार्ट 3 के अंदर में, तो फंडामेंटल राइट कहां है, 12 से लेके 35 तक के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो इसके अंदर आर्टिकल 25 से लेके आर्टिकल 28 तक जो आते हैं वो रिलीजन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा। पार्ट 4 के अंदर आप लोगों को बात करते हैं तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आते हैं। इसके अंदर कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक हैं, ठीक है। 12 से लेके 35 तक होगा, 36 से स्टार्ट होगा और लास्ट वाला आर्टिकल कौन सा है ये आप लोग बताइए, ठीक है। तो इसके बारे में डिटेल में समझा हम लोगों ने। इकोनॉमी ऑफ बिटकॉइन और ब्रिटकॉइन जो कि ब्रिटेन का है वो समझा हम लोगों ने। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आदित्य L1 और L1 कहां है, बेसिकली ये वो पॉइंट है पृथ्वी और सूरज के बीच में जहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों से बराबर लगता है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे टेक्निकल पॉइंट आप लोगों से कई बार पूछ लिए आते हैं। डिफेंस के बारे में हम लोगों ने ध्रुव के बारे में जाना, क्या क्या बातें थी और क्या कंडीशन थी। ज्योग्राफी में हम लोगों ने यहाँ पर देखा एक वोल्केनो इरप्शन हो रहा है कैरिबियन सी में। बाकी हम लोगों ने ये भी देखी लेयर कौन कौन सी है जो कि कई बार पूछ ली जाती है। इन्वायरमेंट में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत हम लोगों ने ये समझा जो कि काफी इंपोर्टेंट था। तो डिस्कशन काफी प्यारा काफी शानदार रहा। क्वेश्चन के आंसर दीजिए। वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे के बारे में बात की तो थीम बताइए। कौन सी मिनिस्ट्री है जिसके बारे में हम लोगों ने अभी चीजें समझी यहाँ पर, ठीक है। ये आप लोगों को बताना है। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ये सब चीजें जानी हम लोगों ने। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड जो है कब हुई थी इनके बारे में चलिए आप लोगों को थोड़ा सा हिस्ट्री का रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है, याद आ गया एकदम। ओके, नेक्स्ट हम लोगों ने बात की किसके द्वारा बोला गया है NSV यूज करने के लिए, बेसिकली नेशनल हाईवे वगैरह के लिए। रिसेंटली कौन से स्टेट गवर्नमेंट है इसके बारे में आप लोगों को बताना है जिसके द्वारा लिंगराज टेम्पल में एंट्री बंद कर दी गई। लोड और जो यहाँ पर बेसिकली हरी और हरा का मतलब आप लोग बताइए। कौन सी ऑथोरिटी है इसके बारे में आप लोग को बताना है जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के बारे में बात करती है, ठीक है। तो ब्रिटकॉइन किसके द्वारा, एरीज की फुल फॉर्म आप लोग को बतानी है जो कि L1 मिशन के लिए काम करेगा, ठीक है। इसी के साथ में यहां पर आप लोग को बताना है एरीज कहां पर लोकेटेड है ये बताइए। सल्फर डाइऑक्साइड यहां पर कैरेबियन पर्टिकुलर रीजन से निकल कर आई तो वोल्केनो का नाम आप लोग को बताना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थे। आइए अब थोड़ा सा रिवीजन और कर लेते हैं। वर्ल्ड अर्थ डे की थीम आप लोग को बतानी है। कौन सी मिनिस्ट्री है जिसके द्वारा आधार क्रांति स्टार्ट की गई, मोटो क्या इसका रखा गया, डिक्लेयर किया गया 2021 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल, किसके द्वारा डिक्लेयर किया गया। अभी बात करें फास्टैग में यहां पर RFID टेक्नोलॉजी यूज की जाती है, इसकी फुल फॉर्म क्या है यहाँ पर। राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट के बारे में बात करें तो कौन सा आर्टिकल है। टीम ऑफ रिसर्च के बारे में बात करें, कहां की ये रिसर्च टीम है जिसके द्वारा अभी अल्ट्रा व्हाइट पेंट के बारे में बात की गई, ठीक है। ओल्डर फॉर्मुलेशन ऑफ व्हाइट पेंट के बारे में बात करें तो वो कैल्शियम कार्बोनेट का है। ये पेंट किससे बनता है बताइए। इंडिया के बारे में बात करें तो यहां पर अगर बात की जाए आप लोगों को बताना एक्सट्रेडिशन ट्रीटी यूके के साथ में कब साइन की गई थी, ठीक है, जो कि अभी न्यूज में थी। डायबिटीज के बारे में मैंने बात की थी, किसके द्वारा लॉन्च किया गया, ग्लोबल डायबिटीज कॉम्बैट, ठीक है। आप लोगों को बताना है इंसुलिन जो है ये डिस्कवर किया गया था सर फ्रेडरिक जी बेंटिंग, इसी के साथ में यहां पर चार्ल्स H बिस्ट JJR मैक्लियोड, ठीक है। तो इनके द्वारा कब इसको फाइंड किया गया, ठीक है। तो एक क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को देने, आंसर देख लेते हैं एक एक कर। सबसे पहले वर्ल्ड अर्थ डे जो है थीम है टुगेदर वी कैन रिस्टोर ओवर प्लैनेट, इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा। मिनिस्ट्री ऑफ जो यहां पर हेल्थ है ये बेसिकली हेल्थ मिनिस्टर है हर्षवर्धन साहब, इनके द्वारा आधार क्रांति लॉन्च की गई। उत्तम आहार उत्तम विचार, ठीक है, तो इनके द्वारा बात की गई। यूनाइटेड नेशन के द्वारा डिक्लेयर किया गया 2021 इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल। फास्टैग में यूज की जाती है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। राइट टू फ्रीडम के बारे में बात करें आर्टिकल 19 जो यहां पर प्यूडो जो यहां पर बेसिकली प्यूडो, ठीक है। तो ये यूनिवर्सिटी है यूएसए के अंदर, इसके द्वारा अल्ट्रा वाइट जो पेंट लॉन्च किया गया। आप लोग ये बताइए एल्बिडो का कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को बताया था। 0 अगर एल्बिडो हो तो क्या मतलब है और 1 हो तो क्या मतलब है, ये आप लोग बताइए। कैल्शियम कार्बोनेट का नॉर्मल हमारा जो पेंट होता है ये है बेरियम सल्फेट का जो अभी पेंट है, ठीक है। इंडिया और यूके जो है एंटर की एक्सट्रेडिशन ट्रीटी 1992 में, तो नीरव मोदी को इसी ट्रीटी के तहत इंडिया लाया जा रहा है। WHO के द्वारा बोला गया ग्लोबल डायबिटीज कॉम्पैक्ट के बारे में बात की, ठीक है। 1921 में यहां पर इंसुलिन की डिस्कवर की गई थी जो कि डायबिटीज के बारे में बात की थी। डायबिटीज 2
तरीके के होते हैं, टाइप 1 टाइप 2। टाइप 1 का मतलब होता है डायबिटीज कि इंसुलिन बन ही नहीं पा रहा है। टाइप 2 का मतलब बन तो पा रहा है, बॉडी में यूज नहीं कर रहे हैं। तो टाइप 2 हम लोग सुधार सकते हैं टाइप 1 ने, ठीक है। तो ये था डिस्कशन, यहां से जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। आई होप कि आप लोगों ने लेक्चर एंजॉय किया होगा, और बाकी जो मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताई लेक्चर के, ठीक है, ये चीज जरूर याद रखना, ताकि आप लोग अगर कोई भी आसपास में दिक्कत हो तो उसको सुधार सको, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, इसी तरीके से ध्यान रखिए, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। तब तक के लिए जय हिंद।